Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.3 and we are doing cost of capital. The basic criteria or requirement of this question is to see if there is debt financing. As we have earlier discussed, what is debt financing? When an organization is taking loan from somewhere, maybe bank or any financial institution, and that amount has been invested into the business, so that is why it is called debt financing. So as this financing would not be for the short term period, that is why it is associated with capital financing. और आपको ये पता करना है कि हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस कैपिटल इज़. Cost of capital means obviously if you are taking loan from any banking or financial institution, you will have to pay interest upon it. There will be a certain period of time with which you will be able to calculate the cost of capital. हमने इसके कुछ इनिशियल्स डिस्कस कर लिए हुए, एक दफ़ा दोबारा हम इस पर बात करेंगे. आपको जिन चीज़ों की इसके साथ एसोसिएशन की ज़रूरत है, द फर्स्ट ऑफ देम इज़ इंटरेस्ट चार्ज्ड. When you are taking loan from any institution, you will have to pay interest. इसको आप INT भी कह सकते हैं और इसको आप स्मॉल r से भी डोनेट कर सकते हैं, इसको आप स्मॉल i से भी डोनेट कर सकते हैं. ये इंटरेस्ट की बहरहाल अमाउंट है. जो अमाउंट आप लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड, इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट इट एज इंटरेस्ट. ओके, द फर्स्ट थिंग which you are related with interest. अब आपको ये भी पता है कि when you are taking loan from any institution or from any individual, in return what you will do, you will issue a paper where you will give your promise to pay this amount after a certain period of time, and how much interest they are charging, you will write that interest, for how much period you are taking loan, ये भी आप उसके ऊपर बताएंगे. एक पेपर पे आप अपना सारा प्रॉमिस लिख कर देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ डेट, अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड. तो आप एक, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यू हैव फिल्ड अ स्टैम्प पेपर, एक स्टैम्प पेपर पे फिलिंग करके आप देंगे, उसको बॉन्ड कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर. तो आपने एक बॉन्ड भरा, उसके अंदर आपने सिग्नेचर किए, दैट बॉन्ड इज़ डिलीवर्ड टू द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टेकन लोन. अब ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होगी, तो जो वैल्यू यू हैव फिल्ड अपॉन द बॉन्ड, उस वैल्यू को आप फेस वैल्यू कहते हैं. ओरिजिनल अमाउंट ऑन बॉन्ड, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और आप इसको एफ के नाम से भी लिख सकते हैं. उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि जब आपने उस बॉन्ड को भरा और आप चाहते हैं कि उसको इशू करें, दोबारा से आप सुनिएगा, यू आर सीकिंग फॉर अ लोन, लेट्स से अ पर्सन इज़ रेडी टू गिव यू द लोन, और इन प्लेस ऑफ दैट लोन, इन रिटर्न टू दैट लोन, you are filling a stamp paper or a paper which is called bond where you will give your promise. अब जब आप इसको इशू करेंगे, तो इशू करते वक्त इसकी एक अलहदा प्राइस होगी. अगर लेट्स से आपकी एक कंपनी अच्छी कंपनी है, तो आप लोगों से 1000 रुपये का लोन लेंगे, बट इन रिटर्न आप उनसे जो एक्चुअली पैसे रिसीव कर रहे होंगे, इट माइट बी पॉसिबल दैट इज़ 1100 और 1200. सो यू आर राइटिंग दैट वी आर रिसीविंग अ लोन ऑफ रुपीज़ 1000, लेकिन एक्चुअली उनसे ज़्यादा अमाउंट लेंगे. ये कब होगा? जब योर कंपनीज रेपुटेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और टाइमली इंटरेस्ट पे करेंगे, ये उनका यकीन है. फॉर दैट पर्पज़ ये दे आर पेइंग यू एडिशनल अमाउंट टू द फेस वैल्यू. तो आप उसको सेल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कह सकते हैं, सेल वैल्यू ऑफ बॉन्ड. इसको आप एस से डोनेट कर सकते हैं. उसके बाद एक टाइम पीरियड जो आप डिसाइड करते हैं, उसको आप टी का नाम भी दे सकते हैं और एन का नाम भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन. और उसके बाद आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
पे करना है उसको आप स्मॉल आर का नाम आप देंगे या इसको आई का भी नाम दे सकते हैं। हमने स्टार्ट में भी स्मॉल आर स्मॉल आई लिखा और बाद में हमने ये कहा कि इफ़ इट इज़ अमाउंट देन राइट एज इंटरेस्ट, इफ़ इट इज़ रेट राइट एज आई और आर। अब आपने बात को समझना है, पहले क्वालिफाई करना है उस थीम के ऊपर। थीम इज़ वेरी सिंपल कि यू हैव टेकन लोन एंड इन रिटर्न ऑफ दैट लोन यू आर पेइंग इंटरेस्ट। आप लोन ले रहे हैं लोगों से और इसके बदले में एक पेपर के ऊपर प्रॉमिस कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पे दिस लोन आफ्टर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम होगा, एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट अपॉन दैट कि 10% 12% आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। आप जब इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो एक्चुअली जो हमारा पर्पज़ है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन एक्चुअली आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ डेट इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए आप यूज़ करेंगे के। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं के। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा हम रिपीट करेंगे और हमेशा इसको दोबारा डिस्कस करके फार्मूला क्रिएट करते रहेंगे। ओके, अब बारी आती है इसके फार्मूला की। इसको अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला बोलते हैं, जिससे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ आपको द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने सबसे पहले लिखी। आप इसको INT भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट में आपने प्लस करना है, उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट ओपन करनी है, फेस वैल्यू को पिक करना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है सेल वैल्यू को, यानी कि जो इशू कर रहे हैं लोन को वो किस प्राइस पर इशू हो रहा है। और वो मैं आपसे पहले भी बोला है, वो ज़्यादा प्राइस भी हो सकती है और कम भी। इसको आपने डिवाइड करना है n पर और फाइनली आपने क्लोज़ कर देनी है ऊपर वाली साइड। ये आप के कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और के में सिर्फ ये इतना सा पार्ट नहीं है, देयर आर 2 पार्ट्स रिलेटेड टू इट। और यहाँ पर जो ये अपर साइड है इसके साथ एक लोअर साइड भी साथ में इंगेज्ड है। अब उसको आप देखिए, साथ में आप क्या करेंगे, डाउन साइड पे अगेन यू नीड अ ब्रैकेट और वहाँ पर फेस वैल्यू है, उसमें आप प्लस करेंगे जो उसकी सेल वैल्यू है और डिवाइड कर देंगे 2 इज़ फिक्स्ड। सो इन दिस वे दिस इज़ योर फार्मूला ऑफ के इज़ व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको आप इसकी एब्रीवेशन फॉर्म के अंदर भी लिखें ताकि इसको रिमाइंड करना थोड़ा आसान हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट में यू आर गोइंग टू प्लस व्हाट, फेस वैल्यू में से सेल वैल्यू आप लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स पर या ड्यूरेशन के ऊपर, ब्रैकेट आप क्लोज़ कर दें इसके बाद। और फिर आपने डिवाइड करना है दोबारा फेस वैल्यू में, प्लस करना है सेल वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ योर अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला। आप इसको प्लीज़ अपने माइंड के अंदर रख लीजिए। और अब क्वेश्चन में सिंपल काम रह गया है, मेन काम हम बार बार इसको रिपीट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कि हाउ वुड वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज़ आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ कॉल्ड के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ओके, now let's see what question is saying. Question is 9.3। यहाँ पर रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले आपसे कह रहा है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ सोनी बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, बॉन्ड एक सिर्फ एश्योरिटी है। दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट अ लेटर अपॉन विच यू हैव रिटन अ प्रॉमिस टू पे बैक दैट लोन विद अ प्रॉपर मैच्योरिटी डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जो पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ पार वैल्यू। पार वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो F है उसे पार वैल्यू हम बोल रहे हैं, और जो पार वैल्यू हमें दी गई है दैट इज़ 1000। सो राइट डाउन हेयर 1000। फर्स्ट इनपुट वी हैव गॉट दैट इज़ F। नेक्स्ट आपके पास जो कॉस्ट है वो 930 है। कूपन इंटरेस्ट रेट, इसको हमने स्मॉल r का नाम दिया है, 6% है।
और स्मॉल आर आपके पास 6% है विच इज़ गिवन। नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट है जो बाद में देखेंगे, और फिर आपके पास है ईयर टू मैच्योरिटी दैट इज़ 10, और वो आपने तय किया हुआ है दैट इज़ n, और 10 years इज़ डेट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, अब जो आपके पास फाइनल चीज़ आ रही है दिस इज़ योर कॉस्ट। अब वो जो लोन है किसी भी वजह से, इट मे बी ड्यू टू सम फ्लोटेशन कॉस्ट, इट मे बी ड्यू टू सम डिस्काउंट्स, मे बी यू हैव रिसीव डिस्काउंट और मे बी यू हैव अलाउड डिस्काउंट, 930 इज़ द नेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन। अब हो क्या रहा है कि अगर कंपनी जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू इतनी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि यू आर राइटिंग दैट द लोन विच यू हैव टेकन इज़ 1000, but actual amount you are receiving from the person you have taken loan is 930. You have written that you have taken loan of 1000 but actual amount you have received is 930. तो क्या होता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप लोगों को कहते हैं आप 1000 रुपये का लोन दें, हम लिख के भी आपको 1000 रुपये का लोन ही देंगे, यानी कि हम लिख देंगे कि वी हैव टेकन लोन ऑफ 1000, मगर वो एक्चुअल आपको कम पैसे दे रहे होंगे। इसका मतलब ऑलरेडी $70 आउट ऑफ 1000 उन्होंने कमा लिए। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके ऊपर जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि व्हेन यू हैव टेकन लोन ऑफ 1000 आउट ऑफ दैट 1000 यू आर पेइंग 70 एज फ्लोटेशन कॉस्ट। और दूसरी बात क्या है कि आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप लोन लोगों से 1000 रुपये का मांग रहे हैं, वो लोग आपको 930 दे रहे हैं, लिखवा आपसे 1000 दे रहे हैं। तो ये इस सब प्रॉपर और नॉर्मल प्रोसीजर आउटसाइड पाकिस्तान में भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। सो व्हाट वी आर हैविंग 930 इज़ योर सेल वैल्यू। इसको आप एस से डोनेट करेंगे एंड दैट वुड बी 930। एक्चुअली ये सेल वैल्यू, इसको सेल से आपने मर्ज नहीं करना, ये हम सेल नहीं कर रहे, जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं जो उस वक्त उस बॉन्ड की वैल्यू बन रही है वो 930 है। यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो उसको 930 काउंट कर रहा है, जबकि एक्चुअली वो जो फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है वो 1000 है। अब आप फार्मूले में चेक करें, आपको इंटरेस्ट चाहिए था, यू हैव गॉट दैट इंटरेस्ट विच इज़ 6% एंड वी विल कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट। चलें पहले कैलकुलेट करते हैं। INT मीन्स इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट की अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल r के साथ, तो आपके पास फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल r के साथ, तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। अब आप ये बताइए कि फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1000, और फिर जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आप देखिए कितना है, 6%। 6% चलें लिख ही देते हैं, 6%। वैसे मैं बताने लगा था 6% का मतलब 6 डिवाइडेड बाई 100, और 6 डिवाइडेड बाई 100 मीन 0.06 है, लेकिन अभी हम इसको 6% ही लिख देते हैं। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लें, आपने क्या करना है, 1000 का 6%, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई है। तो फार्मूला चेक कीजिए, क्या एवरीथिंग वी हैव गॉट, इंटरेस्ट यस 60 रुपीज़, फेस वैल्यू यस 1000, सेल वैल्यू यस 930 एंड नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 10, ओके, और नीचे भी वही दिया हुआ है। तो नाउ वी कैन अप्लाई आवर फार्मूला, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके पास है। इंटरेस्ट की अमाउंट सबसे पहले पुट करनी है, आप देखते जाइए, यहाँ देखिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की अमाउंट आपने निकाली 60, सो यू हैव गॉट 60। उसके अंदर आपने प्लस करना है मगर ब्रैकेट ओपन करनी है, और फेस वैल्यू लिखनी है दैट इज़ 1000, सब्सट्रैक्ट सेल वैल्यू विच इज़ 930, close your bracket, divided by n number of years and that is 10, upper side is being completed, close it down। अब डाउन साइड में भी आप आए तो डाउन नीचे वाली साइड पर आपको अगेन यहाँ चेक कीजिएगा, फेस वैल्यू विच इज़ 1000, सब्सट्रैक्ट
प्लस करना है सेल वैल्यू को विच इज़ 930, ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइड करना है 2 पर। ये हमारा फार्मूला इज़ रेडी। आपने अप साइड पे क्या लिखना है, डाउन साइड पे क्या लिखना है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कर लें। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चाहिए और नॉमिनेटर चाहिए। इसमें आपने जो इंटरेस्ट है दैट वाज 60 और प्लस करना है 60 के अंदर दोबारा आपको डिनोमिनेटर नॉमिनेटर चाहिए। ऊपर आपके पास फेस वैल्यू थी 1000, उसमें से सेल वैल्यू 980 लेस करनी है, डिवाइड नंबर ऑफ़ ईयर्स पे करना है दैट वाज 10। और जब आप नीचे आएंगे तो फिर आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चाहिए और अपर साइड पे फेस वैल्यू 1000 थी, इसमें प्लस करना है 980 और डिवाइड आपने 2 के ऊपर करना है। सो दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो 60 ही था जी, 60 था। अब फाइनल आंसर आपके पास जो आ रहा है वो 0.06 है। आप उसको 0.06 को पहले पुट करें यहाँ पर। अच्छा, वो अभी जस्ट आई हैव चेक, इट इज़ 930 वो कैलकुलेटर पर। सो द फाइनल अमाउंट यू आर गेटिंग इज़ 0.0694। सो कम ओवर हेयर और यहाँ you can see it's 930 or when we have written on calculator it was mistakenly written as 980. So I have deleted 980 and written 930 over here. So you have got 6.0694. Come over here and write down the cost, which is 0.0694. Is it 0.0694? Okay, this is your cost of capital. You may write over here as cost of capital and we have denoted it with K, and what you have got is 0.0694. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है तो यू मे राइट इन शेप ऑफ परसेंटेज, और अगर आपने परसेंटेज लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, दिस मल्टीप्लाई बाय 100। दिस वे यू हैव गॉट 6.94। अब अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपको दो रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट इज़ बिफोर टैक्स, ये आपने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पर। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकेंड रिक्वायरमेंट इज सेइंग यू आर नीडेड टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए आपको रेट पता करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड व्हाट वाज द रेट ऑफ टैक्स, दैट वाज 20%। नाउ यू कैन सी इट। फॉर दिस पर्पस आप जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको ही आप टेक ओवर करेंगे के, और इसको मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट को आप टी समझ लें। यहाँ पर हम देयर मस्ट बी एडिशन ऑफ वन मोर थिंग, द टैक्स रेट वाज 20%। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। आप ऐसे इसको कंसिडर कर लीजिए, दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स। और इसके लिए आपने फार्मूला क्या अप्लाई किया, के मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। और के की वैल्यू यहाँ आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 6.94 है, वो भी रखी जा सकती है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बेशक बाद में उसको परसेंटेजेस में चेंज कर लीजिएगा। अब नाउ वी आर पुटिंग वैल्यू ओवर हेयर। के था 0.0694 और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट ओपन करनी थी 694 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन और देन 1 और फिर माइनस, और टैक्स रेट है 20%। तो आप 20% ही यहाँ पर लिख दें। दिस वे योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ कंप्लीटेड। अब कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे वही हम एक्सेल पे लिख रहे हैं। 0.0694। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट ओपन करनी थी, 1 माइनस 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाय 100 एंड दैट मीन्स 0.2। वही आप 0.2 इधर लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें,
और आंसर कैलकुलेट करके लिख दें। ये आपके पास आ रहा है 0.055। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी आंसर ठीक है, इसके साथ टाइम्स लिख दें, या फिर अगर परसेंटेज में आंसर लिखना है तो आपने यही वैल्यू पिक करें और इसको जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, यू विल गेट द परसेंटेज। तो 6.94 वो आपके पास आया हुआ है बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल साथ में हम मेंशन भी कर देते हैं, बिफोर टैक्स है ये, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स है, एंड दैट इज़ 5.52, और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स 6.94. So these are the answer of our question. Though what in examination hall you will be doing, it would be from here, cost of capital from here to here. लेकिन इसको समझना और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट, and this will conclude our today's lecture 9.3 we have completed. Surely we are going to meet for the solution of any other question. Up till then please permit me, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, and I'm requesting you to pray for me as well. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.